मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, लोकसभा 2024 के चुनाव तो हो गए हैं, जिसमें देश की जनता ने बीजेपी को तो बहुमत नहीं दिया, लेकिन एनडीए घटक दल को जरूर बहुमत से नवाजा है और जिसके बल पे मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है ये बैसाखियों के ऊपर टिकी हुई है, जिसमें एक बैसाखी जो है वो नीतीश कुमार है, दूसरे चंद्रबाबू नायडू। तो सवाल ये उठता है कि ये सरकार मोदी जी की ये कितने महीने तक चलेगी या कितने साल तक चलेगी। और इसके अलावा 4 महीने के बाद जो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर हसन मुल्लानी साहब यहाँ पे मौजूद है, जो बहुत अच्छी सूझबूझ रखते हैं, राजनीति के ऊपर बड़ी पैनी निगाह होती है। तो आइए उन्हीं से समझते कि वो कैसे देखते हैं दोनों मामलों को लेके। हसन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे तो यही रहेगा कि ये जो लोकसभा के जो चुनाव हुए, जिसमें देश की जनता ने मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, उसको पूर्ण बहुमत तो नहीं दिया, लेकिन एनडीए जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर गई और जिसकी वजह से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो जिस तरीके से ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही है लोगों के द्वारा कि ये सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, कोई कहता है 1 साल में गिर जाएगी, आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी का जो पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा वो अपना ये भी काम पूरा करेंगे या फिर सरकार गिर जाएगी? आपको क्या लगता है? सबसे पहले मोइन भाई, आपका और मुमरा टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है मुमरा टाइम्स में काफ़ी सारे करंट इश्यूज पे बात होती है, शहर और हमारे स्टेट और देश की। मैं बात कर लूँ इंडिया अलायंस की, तो अब तक के फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है मोइन भाई। 15 जून को पार्लियामेंट में बहुमत साबित करना है, प्रधानमंत्री को शपथ विधि हो गई है, लेकिन अभी भी 3 दिनों का वक्त है। आज 12 तारीख है, तो 3 दिन और है, 3 दिन रुकना पड़ेगा। और जैसे यहाँ जो पुराने चाणक्य है राजनीति के, शरद पवार हो गए, इसके अलावा कांग्रेस महकामे से और जो इंडिया अलायंस के बड़े बड़े हैं, ये लोगों ने यही कहा कि नीतीश कुमार सबके हैं। और शुरुआत से ही नीतीश कुमार की राजनीति रही है, यहाँ से वहाँ से यहाँ की। तो बिहार का जब चुनाव होगा या नीतीश कुमार के जो दिए हुए उसको आश्वासन और वादे होंगे, जैसे मुख्य धारा में बिहार को लेकर आना है, उसे स्पेशल स्टेट, विशेष राज्य का दर्जा देना है, जिसके बारे में बीजेपी काफी टाइम से उनको लटका रही थी। तो आज नीतीश कुमार ये कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा मामला है। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छे और पुराने कांग्रेस के दोस्त रहे हैं, उन्हें जेल में डलवाया गया था बीजेपी की तरफ से, और आज वो बीजेपी के साथ है। कब तक रहेंगे? उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की पोस्ट मांगी है, खबरों के चलते हुए देख के नजर आ रहा है। तो ये सरकार 5 साल चलेगी, ये मुश्किल लग रहा है हर एक को। और अगर चल गई तो जैसे आपने इस न्यूज की शुरुआत की, बैसाखियों के सहारे चलेगी। और अगर विपक्ष 240 सीट के साथ इतना बड़े लेवल पर काम करेगा तो 2029 का चुनाव बहुत भारी मतों से विपक्ष जीत जाएगा। अच्छा हसन भाई, अक्टूबर के महीने में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र का जी, उस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? और उसके अंदर अगर हम बात करें कलवा मुमरा विधानसभा की, तो आपको क्या संभावनाएं नजर आती है? क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं जितेंद्र आवाज साहब, वो पिछले 3 बार से यहाँ के एमएलए है, वो सिटिंग एमएलए है और अब 4थी बार वो चुनाव लड़ेंगे। तो उनके सामने ऐसा लोग अभी से बातें सामने आ रही कि राजन किन्नी भी खड़े हो सकते हैं, नजीमुल्ला भी खड़े हो सकती हैं, और आम आदमी पार्टी से शायद डॉक्टर अल्तमश फैजी साहब भी खड़े हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरज शेख, उनका भी मतलब ये कहना है कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो क्या होने जा रहा है 2024 के महाराष्ट्र में ये कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव के अंदर आपको क्या स्थितियां नजर आती है? आपके 2 सवाल थे। सबसे पहले महाराष्ट्र की, छोटे में बहुत कम टाइम में बात करते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव अभी फिलहाल देखकर लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो बहुत आगे है। कांग्रेस ने अपना जो मनोबल खो बैठा था, कॉन्फिडेंस जो खो बैठा था, वो वापस से हासिल करी है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनी है फिलहाल इलेक्शन के बाद। तो मुझे लगता है कि अगर आज इलेक्शन हो तो महाविकास आघाड़ी अपनी सरकार बना रही है। 144 से ज्यादा सीट आ रही है। काफी सारे सर्वे जो बराबर है, वो सर्वे भी बराबर आ रहे हैं। लोगों में बीजेपी और उनकी तोड़जोड़ की राजनीति को लेकर काफी महाराष्ट्र में नाराजगी है। आइए बात करते हैं कलवा मुमरा की। तो इंटरव्यू लेने से पहले आपने मुझे बताया कि
मुझे कुछ बिंदास बताना है तो मैं आपको बोल दूं कि हम सब लोग बोल रहे हैं कि राजन किने लड़ेंगे, हम सब लोग बोल रहे हैं कि नजीब मुल्ला भाई लड़ेंगे, लेकिन क्या कभी किसी पत्रकार परिषद में, क्या कभी किसी को इंटरव्यू देते हुए राजन किने भाई ने खुलकर कहा कि हाँ मैं आने वाला विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला हूं, या नजीब मुल्ला भाई ने कहा? क्या आसपास के जो उनके कार्यकर्ता है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, शहर के जो लोग उनको पसंद करते हैं, अपने अपने हर एक लीडर के अपने अपने पसंदीदा लोग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उनकी पार्टी को काम कराने के लिए लोग बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका है, नजीब मुल्ला और राजन किने दोनों साथ में नहीं लड़ सकते। अगर जैसे इनका महागठबंधन है, जी बिल्कुल, जैसे इनकी महायुति है, तो महायुति में अजीत दादा गठ, एकनाथ शिंदे गठ और बीजेपी साथ में होगी, तो धनुष्यबाण और जो घड़ी का चिन्ह है, दोनों में से कोई एक ही चिन्ह आएगा। तो ये दोनों ने अब तक के खुलकर आवाम के बीच लाए नहीं कि हम इलेक्शन लड़ने वाले, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल हमारी बहन फरज शेख का पूरा हक है मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करने का। उसी तरह से एमआईएम जो है उनका भी 15, 20, 25 हजार वोट का पॉकेट है, एमएलए इलेक्शंस में इस बार बढ़ गया होगा, तो एमआईएम से भी इलेक्शन लड़े जाएगा। एसडीपीआई बोलकर एक बहुत एक्टिव ग्रुप बना हुआ है, काफी सक्रिय है एसडीपीआई, काफी सारे धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को बढ़ाते चढ़ाते हैं, वो लोग उठाते हैं, तो हो सकता है एसडीपीआई भी अपना कैंडिडेट दे। तो ले देकर अगर आप देखो तो तकरीबन आधा डजन के आसपास कैंडिडेट होंगे जो विधायक जितेंद्र आव्हाड को हराने के लिए दावा करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, और ये बात साफ है। इलेक्शन लड़ने की बात है, अगर जितेंद्र आव्हाड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2009 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 61,000 के आसपास कुछ वोट मिले थे, और 2014 में 86,000 के आसपास वोट मिले थे, और अभी जो हाल ही में 2019 का जो इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन होता, उसमें 1,09,000 के आसपास वोट मिले थे। अगर इस सबको जोड़ लिया जाए और अपोजिशन को जोड़ लिया जाए तो मोइन में एकदम साफ है कि जितेंद्र आव्हाड का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता चला जा रहा है, और अपोजिशन का भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर 100 वोट डालने वालों में से तकरीबन हर 100 में से 55 से लेकर 60 के बीच के लोग 55 to 60% वोट जितेंद्र आव्हाड को जाते हैं, और तकरीबन 30 से 35% वोट या 40% वोट जो है वो एंटी जितेंद्र आव्हाड जाता है। टोटल वोट कितने कलवा मुमरा विधानसभा? कलवा मुमरा लोकसभा में अभी विधानसभा में जो अभी आंकड़ा आया था लोकसभा चुनाव में, तो वो तकरीबन 4,35,000 के आसपास था, जिसमें से 2,25 के आसपास, 2,20,000 2,25,000 के आसपास मुमरा में वोटर थे। तो जाहिर बात है जिस अंदाज से लोकसभा में जितनी बढ़ चढ़कर लोगों ने वोटिंग की, मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में भी करेंगे। अगरचे विधानसभा में भी करते हैं तो फिर वही बात है कि कलवा और मुमरा को मिलाकर तकरीबन 2-2.25 लाख वोटिंग पोल होगी, और उसी में से निर्णय आएगा। और जैसे आपने कुछ पार्टियां गिना दी, मैंने कुछ पार्टियां गिना दी, तो ले देकर ये सारे जो डिवाइड होगा, ठीक है, आप याद रखिए कि अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, अगर एक साथ में मिलकर लड़ेगा तो हो सकता है कि जो करंट एमएलए है उनके 15 साल होने की वजह से काफी लोग नाराज होंगे। पहले राष्ट्रवादी का चिन्ह था, राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े हो चुके, कई सारे समर्थन यहाँ हो चुके, टोरेंट एक बड़ा मुद्दा रहा है, गर्मी में पानी का एक बड़ा मुद्दा रहा है। हम बाद में बात करेंगे जी। हसन भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मुमरा कौसा जो है एक मुस्लिम बहुल शहर है, यहाँ पे 10 से 12 लाख के करीब लोग यहाँ पे रहते हैं, और वोटों की अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 लाख वोट यहाँ है, 2-2.25 लाख है, 2-2.25 लाख रुपया। तो समय समय पे ऐसी भी बातें सामने आती है कि अब की बार स्थानिक आमदार, शायद ये नारा आपने भी कभी सुना होगा, समय समय पे ये बात सामने आती है जी। तो क्या लगता है, अगर स्थानिक आमदार की बात करें तो आव्हाड साहब के सामने मतलब कौन सा ऐसा चेहरा खड़ा हो सकता है स्थानिक, आपको कोई नजर आता है? पिछले 10 साल से कोशिश की गई है। 2014 में स्थानिक आमदार के नारे लगने शुरू हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बड़े बड़े शहरों में बैनर भी लगे थे, काफी सारी मीटिंग हुई थी जनाब अशरफ मुलानी भाई के घर पर, नईम खान साहब जो मेयर है उनके करजत वाले फार्म हाउस पर, आदिल खान आजमी साहब के वहां पर उनके साइट पर, और काफी सारी जगहों पर मीटिंग हुई थी, और ले देकर कुछ हुआ नहीं, फिर आहिस्ते आहिस्ते लोग डिवाइड हो जाते हैं। और 2014 में एमआईएम की तरफ से एक स्थानिक आमदार के नाम से कैंडिडेट घोषित हुआ था अशरफ मुलानी भाई के नाम से। 2019 में भी यही नारे लगाए गए थे और अबू अल्तमश फैजी सर को आगे कर दिया गया था। लेकिन जब बात आती है एक्चुअली ग्राउंड पर आकर समर्थन करने की, तो ये सारे तीतर बीतर हो जाते। तो मुझे लगता नहीं, हर इलेक्शन से पहले स्थानिक आमदार का नाम आता है, चर्चा लेते, लेकिन सारे लोग मिलकर एक साथ में किसी एक नाम पर मुत्तफिक नहीं हो पाते, ये श्योर है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मान लो कि अगर राजन किने साहब लड़ते हैं आव्हाड साहब के सामने, तो क्या स्थितियां होगी उस समय भी, क्योंकि वो भी एक स्थानिक है,
और एक वो भी मजे में खिलाड़ी है राजनीति के, राजन किने साहब। तो आपको अगर ये दोनों का टकराव होता है तो आपको क्या लगता है कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? देखिए, फिलहाल तो अगर आमदारकी की कोई तैयारी कर रहा है जितेंद्र अवार्ड के साथ साथ, तो वो राजन किने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा कोई तीसरा चेहरा भावी आमदार की शक्ल में नजर नहीं आ रहा है। अब ये क्या होगा और कौन जीतेगा, ये तो बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजन किने भाई। यहाँ पे एक बात ये भी है कि जैसे कि आपने बीच में जिक्र किया था टोरेंट का, तो मैं आपको बता दूं कि हसन भाई टोरेंट जब से आई है मुमरा कौसा के अंदर, कलवा के अंदर, दीवा के अंदर, तो इसके आने से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। हर घर परेशान है टोरेंट के आने से, और सबका यही मानना है कि टोरेंट को लाने वाले हमारे आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये टोरेंट का जो मामला है वो बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर अवार्ड साहब की रणनीति पे? बिल्कुल बिल्कुल करेगा। टोरेंट के नुकसान ज्यादा है, बिल्कुल उसके कुछ फायदे एडवांटेज है, बहुत थोड़े से है। जैसे लाइट जाना जो हो गया कम हो गया, ट्रांसफर वगैरह जो ट्रांसफर मिलना था, सर्विस जो है थोड़ी सी ठीक हो गई। लेकिन यहाँ जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग रहते हैं वो टोरेंट से काफी परेशान है और बहुत ज्यादा तकलीफ है। अगर उसका टोरेंट का आने का एक फायदा है तो उसके 9 नुकसान है। तो मोटा अगर तौर पर देखे तो जैसे भिवंडी शहर परेशान है, उसी तरह से मुमरा शहर भी बेइंतहा परेशान है। मुमरा के साथ साथ कलवा, दीवा और जितने भी एतराफ के इलाके जहाँ टोरेंट है, तो ये कोई भी करंट एमएलए हो, जितेंद्र अवार्ड हो, या वहां पर भिवंडी में भी ऐसे हुआ जिन्होंने टोरेंट लाया वो हार गए। तो यहाँ पर भी टोरेंट जो है एक बहुत बड़ा भूत, बहुत बड़े साये की तरह मंडराएगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जितेंद्र अवार्ड को कि उसको टैकल कैसे किया जाए। और अपोजिशन जो है वो इस मुद्दे को कैसे भुनाती है, कैसे लोगों तक पहुंचती है, ये भी बहुत अहम है। ठीक है, नहीं तो ऐसे मुद्दे बहुत सारे उठाए गए थे। नशा एक मुद्दा था जिसको लेकर काफी सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया था। एमएम वैली के कब्रिस्तान को लेकर काफी सारे मुद्दे उठाए गए थे। वक्तन बवक्तन रिजर्वेशन के प्लॉट्स के बारे में बातें होती, लेकिन घर तक उस मुद्दे को कंटिन्यूसली लेकर बार बार हथौड़ा मारना जब तक कि जब तक कि वोटिंग ना हो, ये विपक्ष में नहीं हो पा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मैं आपकी मन की बात जानना चाहता हूँ हसन भाई सबसे आखिर में, कि आपको क्या लगता है कि ये जो समय समय पे ये जो आवाजें उठती कि आपकी बार स्थानिक आमदार, आपको आपके दिल में कभी ख्याल आता है कि आपकी बार स्थानिक आमदार? मेरे ख्याल में 2014 में आया था और उस टाइम पर मैं और मेरे काफी सारे दोस्त लोग काफी एक्टिव थे। फिर वही बात है कि बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए स्थानिक आमदार, लेकिन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो अवाम है यहाँ पे, जो लोग 25-30 बड़े लीडर है, ये लोग एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पर एक नाम पर मुत्तफिक नहीं होते। और मैं क्यों दावे से बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि 2014, 2019 उसकी मिसाल रही है। पिछले 10 सालों में अगर हमारे शहर के मोतबर लोग, हमारे शहर के जिम्मेदारान, हर पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लोग, क्योंकि कभी बड़े बड़े मुद्दों पर ये सारे लोग अपनी पार्टियों को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और एक साथ आवाजें उठाते हैं, एक साथ मोर्चा बांधनी करते हैं। एनआरसी में आपने देखा होगा, आपने मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ में मामले में देखा होगा, दीन बचाओ दस्तूर बचाओ केस में देखो, कई सारे मुद्दों पर सारे सियासी जमात के लोग एक साथ जमा होते हैं। लेकिन जब बात आती है इलेक्शन पे, तो बोलने के लिए अच्छा है, व्हाट्सएप फेसबुक पर बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन फिर वही बात है, जब प्रैक्टिकल इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो स्थानिक आमदार वाला मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर कोई गिनती नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपको विधानसभा चुनाव में जो 2024 अक्टूबर महीने में होने जा रहा है, उसमें अवार्ड साहब की जीत आपको अभी से पक्की नजर आ रही है? नहीं, ऐसा मैं ऐसा कह सकता हूँ? नहीं, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ठीक है, अवार्ड साहब ने पिछले 15 सालों में काफी मतलब काम किया शहर में विकास के, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आज से 15 साल का मुमरा देखे और अभी का, तो काफी चेंजेस आए हैं, काफी विकास के काम हुए। लेकिन ये जो टोरेंट का जो मुद्दा है हसन भाई, इसने लोगों की रातों की नींद हराम कर दी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इससे टोरेंट के लिए लोगों के दिलों के अंदर मतलब नाराजगी है अवार्ड साहब के प्रति, और उन्होंने इसे कभी दूर करने की अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं की। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि ये टोरेंट का जो मुद्दा है, क्या अवार्ड साहब के चुनाव के ऊपर इफेक्ट डालेगा क्या? देखो, विकास और विनाश दोनों साथ साथ में चला है। 4 काम अच्छे हुए तो 4 काम बुरे भी हुए, जो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बाजी और पेपर पे रह गए। काफी सारी चीजें, ठीक है, रास्ता रुंदीकरण को लेकर जैसे मुमरा शहर के
माशी हालत को तोड़ा गया। और हॉकर जोन के बारे में जो गाजर देकर 10 साल से जो ठेला लगा के बैठे और वो 1000 से 4000 और 4000 से 5000 हो गए, आज जनाजा जाने के लिए, एम्बुलेंस जाने के लिए जो दुश्वारियां हो रही है, ये सब लोगों से हटा नहीं है। इसके अलावा जो एजुकेशन का मामला है, कई सारी बातें हुई थी, स्लॉटर हाउस के बारे में हुई थी, लाइब्रेरी के बारे में, तो कई सारी चीजें जो लोगों के आसपास घूमेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि मैं बस एक सेंटेंस बोलूंगा, MIM अपना कैंडिडेट उतारेगी, SDPI मुस्लिम लीग अपना कैंडिडेट उतारेगी, इन तीनों को मिलाकर एक कैंडिडेट लाने की बात करो तो बड़ा मुश्किल है। इसके बाद में जो राष्ट्रवादी अजित दादा गट है और एकनाथ शिंदे वाला गट है, वो भी अपना कैंडिडेट उतारेगा। इसके अलावा अभी तो 5 कैंडिडेट तो यही हो गए। इसके अलावा जैसे आप बोल रहे हैं फैजी सर उतरेंगे वापस से आम आदमी पार्टी का झंडा डंडा लेकर, तो वही बात है कि घूम फिर कर अगर आप देखोगे कि जितेंद्र अवार्ड वर्सेस 6-7 अलग अलग कैंडिडेट, तो फिर वही बात है कि जो विरोध में वोट जाने वाला है, जो 35-40 तक का वोट जो जितेंद्र अवार्ड के विरोध में जाने वाला हो, तो डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है मार्जिन कम ज्यादा हो। अगर एक साथ मिलकर स्थानीय आमदार, पढ़ा लिखा आमदार, बाहर का आमदार, इंपोर्टेड आमदार, एक्सपोर्टेड आमदार, कोई भी आमदार एक साथ 1 to 1 हेड टू हेड हो तो बात हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिवाय राजन किले भाई के जो तैयारी कर रहे हैं, जो नजर आता है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को देखकर, उनके वीडियोस को देखकर, इलेक्शंस में लोकसभा में जो उन्होंने छोटी मोटी तैयारी करे। इसके अलावा हमारी बहन फरहत बोलो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की, उनकी वैसे मोटे लेवल पर तैयारी नजर नहीं आती। 4-4.5 लाख वोटर्स तक पहुंचने वाली जो तैयारी होती है, MLA सीरियस कंडीशन में लड़ने वाली, वो नजर नहीं आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, ये थे प्रोफेसर हसन मुल्लानी साहब, जिनसे आज हमने विस्तार से चर्चा की 2024 लोकसभा चुनाव को लेके, और अक्टूबर में महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसको लेके भी उनसे कई सवाल पूछे और बहुत ही सटीक जवाब दिया उन्होंने। लगभग हमें, मैं माफी चाहता हूँ इससे पहले कि आप खत्म करें, मैं आपको बता दूं मुमरा टाइम्स के माध्यम से कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज या किसी पॉलिटिकल लीडर को फेवर नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी जाती राय है और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो आसपास की चीजें देखता हूँ, पढ़ता हूँ और लोगों के बीच में रहने के बाद जो समझ में आता है, बस वही है। इसके अलावा मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूं और ना किसी पॉलिटिकल लीडर को अच्छा मानता हूं, बुरा मानता हूं। अगर कोई ने सही किया तो अच्छी बात है, किसी ने सही नहीं किया तो बुरी बात है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने पे ही यकीन रखता हूं। दोस्तों, हसन मुल्लानी साहब ने तो अपनी बातें रख दी। आप उनकी बातों से कितना सहमत है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह से देखते रहे हमारे चैनल मुमरा टाइम्स को, हमारी न्यूज को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोहित शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।